चलो देखो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डेप्रीशिएशन। पहले डेप्रीशिएशन के बारे में बात करेंगे, इसको बाद में देखेंगे। डेप्रीशिएशन आप लोगों ने प्लस वन में अकाउंटेंसी में पढ़ा हुआ है, जो बच्चे अकाउंट्स से, ठीक है जी। सभी सभी कॉमर्स से हमारे पास, तो आर्ट्स का तो कोई भी नहीं है ना। तो डेप्रीशिएशन सबको पता है, आर्ट्स है, डेप्रीशिएशन के बारे में नहीं पता है, तो ये कॉमर्स वाले बच्चे बताएंगे डेप्रीशिएशन क्या होता है। बताओ भाई, डेप्रीशिएशन क्या होता है? डेप्रीशिएशन का मतलब क्या होता है? गिसावट, टाइम के साथ साथ काम करते हुए मशीन की वैल्यू में कमी आ जाती है, उसे क्या बोला जाता है? डेप्रीशिएशन। बिल्कुल यही होता है। तो हाँ, बिन काम करे हुए आ जाती है, बिल्कुल। एक गाड़ी खरीदो, टाइम बोला उसने, टाइम भी बोला। टेक्नोलॉजी में चेंजेस आने की वजह से भी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। तो बिल्कुल सही डेप्रीशिएशन का मतलब बताया आपने। डेप्रीशिएशन क्या होता है? देखो, जब आपने कोई फिक्स एसेट परचेज करी, तो उस फिक्स एसेट की एफिशिएंसी बाय टाइम क्या होती है? खत्म होती रहती है, कम होती रहती है। और एफिशिएंसी कम होने की वजह से उस एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं वियर एंड टियर, रख रखाव। आप गाड़ी हो गया, आपका स्कूटर, एक्टिवा या किसी भी तरीके की मशीन है, जब आप उसे यूज करोगे तो उसमें वियर एंड टियर तो होगा ही होगा। वियर एंड टियर हो गया, दैट मींस उसकी वैल्यू में कमी आना पक्का ही है, कि उसकी वैल्यू हर साल कम होती चली जाएगी। और वो जो वैल्यू कम हो रही है, उसी को क्या बोला जाता है? डेप्रीशिएशन। सिंपलेस्ट एग्जांपल समझो, आप एक गाड़ी खरीद कर लेकर आओ, फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए की गाड़ी है। नेक्स्ट डे अगर आप उसे बेचोगे ना, आपने तो 10 लाख पूरे दिए होंगे आज, पर क्या कल आपको 10 लाख रुपए कोई और देगा? नहीं मिलेगा ना। क्यों? वो कहेगा सेकंड हैंड हो गई है जी, गाड़ी यूज हो गई, तो उसकी वैल्यू कम होगी, शोरूम से बाहर निकलते ही डेप्रीशिएट हो जाती है। तो जो एसेट हम बिजनेस में यूज करते हैं, उनके साथ भी यही कहानी, ईयर बाय ईयर टाइम के साथ साथ वो एसेट क्या होता रहता है? डेप्रीशिएट, उसकी वैल्यू क्या होती रहती है? कम। डेप्रीशिएशन का कारण होता है, एक तो नॉर्मल वियर एंड टियर, एसेट है तो उसकी वैल्यू में कमी आना जरूरी है। एक्सपेक्टेड, जो हमें पता है कि ऐसा होगा, हमें पता है टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा तो हमारी एसेट की वैल्यू कम होगी। हमें पता है डेप्रीशिएशन में एसेट हमारा मेंटेनेंस मांगेगा, चलाएंगे तो टूट फूट होगी, एसेट में की वैल्यू में कमी आनी ही आनी है। कई बार गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज होगी, जिसकी वजह से हमारी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज होगी, जिसकी वजह से हमारी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप चंडीगढ़ में हो, आपने डीजल कार निकलवाई। डीजल कार की जो रजिस्ट्रेशन होती है, मान लो 15 साल के लिए, बट दिल्ली में वो सिर्फ 10 साल के लिए रजिस्ट्रेशन होती है। तो चंडीगढ़ में तो आपकी कार 15 साल चलने वाली है, और दिल्ली लेकर जाओगे तो सिर्फ 10 साल चलेगी, 5 साल पहले ही स्क्रैप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन 10 साल से ज्यादा के लिए नहीं होगा। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट पॉलिसी की चेंजेस की वजह से एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। समझो जरा यहां क्या लिखा हुआ है, डेप्रीशिएशन के बारे में क्या कहता है? डेप्रीशिएशन रेफर्स टू रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। हमारी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में जो रिडक्शन आता है, उसे क्या बोलते हैं हम? डेप्रीशिएशन। अच्छा, किस वजह से आएगा? पहला कारण हो गया हमारे पास नॉर्मल वियर एंड टियर। नॉर्मल वियर एंड टियर, नॉर्मल वियर एंड टियर का मतलब क्या होता है? एसेट अपनी वैल्यू को खोता रहता है, जितना रिपीटेडली हम उसको यूज करेंगे। आप किसी एसेट को रिपीटेडली यूज करो तो उसकी एफिशिएंसी कम होती ही रहती है, जिसे कहा जाता है डेप्रीशिएशन। बहुत सारे बच्चे एप्पल का आईफोन यूज करते हैं, है ना। तो एप्पल आईफोन का जो रीसेल प्राइस है ना, अगर आपने खरीदने के बाद दोबारा बेचना है, तो वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? उसकी बैटरी लाइफ चेक करते हैं हम, है ना, कि 90% रह गई है बैटरी लाइफ, 85% रह गई है बैटरी लाइफ, 99% रह गई है बैटरी लाइफ। अब वो जितनी ज्यादा आप यूज करते जाओगे, बैटरी लाइफ उतनी कम होती चल जाएगी, आपका फोन वो उतना ज्यादा डेप्रीशिएट होता चले जाएगा। दैट इज वियर एंड टियर। यूज करोगे तो उसकी वैल्यू में कमी आना पक्की बात है। दूसरा लिखा है यहां पर उसने, एक्सपेक्टेड ऑब्सिलेंसेस। एक्सपेक्टेड ऑब्सिलेंसेस का मतलब क्या है? कि ये जो चीजें होंगी, आपको पता है कुछ कारण ऐसे हैं जो हमें पता है इनकी वजह से मेरी एसेट की वैल्यू कम होगी। जैसे कि टेक्नोलॉजी, हर साल नई टेक्नोलॉजी आएगी तो पुरानी वाली टेक्नोलॉजी की वैल्यू खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे एक टाइम पर पहले टाइपराइटर्स चलते थे, ठीक है जी, जैसे ही कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हुए, टाइपराइटर्स की वैल्यू कम होगी। ठीक है जी, इंटरनेट आया, तो इंटरनेट से पहले तो खैर कुछ था नहीं, 3G इंटरनेट चलता था, फिर 4G आ गया, फिर 5G आ गया। आज कोई 4G 3G को यूज ही नहीं करता, सबको 5G चाहिए। डन। अभी इंटरनेट में जो लेटेस्ट रिसर्च चल रही है, वो किसके ऊपर चल रही है? एआई। तो जो जो चीजें एआई कर रहा है, उससे रिलेटेड काम जो होते थे, उनकी वैल्यू खत्म होती चली जा रही है।
जैसे कि एडिटिंग सॉफ्टवेयर बहुत सारे होते थे, फोटो एडिटिंग का काम होता था, तो फोटो एडिटिंग के लिए सॉफ्टवेयर होते थे, बहुत सारे लोगों को सॉफ्टवेयर चलाने पड़ते थे, एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती थी। आजकल तो एआई पे डाला जाता है और अपने आप एडिट हो जाता है, किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं आपको और ना किसी एक्सपर्ट की जरूरत, एआई बहुत सारे काम कर देता है, होता है ना ऐसा। तो नई टेक्नोलॉजी आती है तो प्रीवियस वाली आउटडेटेड हो जाती है, आउटडेटेड होगी दैट मींस उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये हो गया एक्सपेक्टेड। अच्छा, एक्सपेक्टेड में क्या क्या दिया हुआ है, समझते जरा एक्सपेक्टेड में क्या क्या हो सकता है। एक्सपेक्टेड में आ सकता है चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन डिमांड भी आ सकता है। चेंज इन डिमांड की वजह से कैसे, जैसे आज के टाइम में अगर आप टीवी टेलीविजन खरीदने जाओगे तो मॉनिटर नहीं खरीदोगे ना। आज क्या चाहिए हमें, 4K टेक्नोलॉजी की, 4K बोर्ड होना चाहिए मेरा, डिस्प्ले टीवी में 4K होना चाहिए। इससे पहले क्या होता था, सिंपल एलईडी आते थे, एलईडी से पहले क्या आता था, वो मॉनिटर वाला टीवी आता था। तो जब एलईडी आए तो मॉनिटर बनाने वाली कंपनियां पीछे होगी जी, या मॉनिटर बनाने वाली जो एसेट्स थी उनकी वैल्यू खत्म होगी। एलईडी के बाद फिर आ गया एचडी, उसी में एचडी के बाद अब 4K आ चुका है। तो पुरानी टेक्नोलॉजी अगर किसी ने अपडेट नहीं करी तो उनके जो ओल्ड एसेट्स है उनकी वैल्यू क्या होती जा रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही। दैट इज चेंज इन डिमांड। पब्लिक जिस चीज की डिमांड करेगी उससे रिलेटेड एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी, और पब्लिक जिस चीज की डिमांड नहीं करेगी उससे रिलेटेड एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। देन लास्ट में इसे दिया, इसमें दिया हुआ है चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। तो गवर्नमेंट पॉलिसी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया जिसकी वजह से हमारी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। जैसे मैंने डीजल वाला एग्जांपल दिया, किसी ने दिल्ली में कोई गाड़ी खरीदी होगी, ठीक है जी, और डीजल गाड़ी है, वो 15 साल के लिए रजिस्ट्रेशन करवा ली जब खरीदी, और अभी मान लो उसको सिर्फ 8 साल हुए, तो वो ये उम्मीद लगाकर बैठा है अगले 7 साल तो मैं दिल्ली में डीजल गाड़ी बड़े आराम से चला सकता हूँ। उसी साल गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना ली कि डीजल गाड़ियां 10 साल से ज्यादा चलेंगी नहीं, मतलब कोई भी डीजल गाड़ी है अगर उसको 10 साल हो गया तो उसे स्क्रैप करना पड़ेगा। किसी ने करोड़ों रुपए की गाड़ी खरीदी और 2 साल बाद उसको बेचनी पड़ जाए अगर ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसी, तो उसकी एसेट तो पूरी तरीके से स्क्रैप होगी, है ना। ये गवर्नमेंट पॉलिसी का इंपैक्ट होता है एसेट के ऊपर। तो चलो अब इसको लिखते हैं जरा, कैसे लिखना है। एक टॉपिक यहां पर लिखा हुआ है मैंने, डेप्रीशिएशन रिजर्व फंड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज डेप्रीशिएशन रिजर्व फंड। समझते हैं जरा इसको। बिफोर मैं आपको ये समझाऊं, मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है। जो हमने डेप्रीशिएशन के बारे में समझा, ये डेप्रीशिएशन क्या एक्सपेंस है या ये डेप्रीशिएशन प्रोविजन है। आपका आंसर जो भी होगा मुझे आपने आंसर विद रीजन बताना है। डेप्रीशिएशन एक्सपेंस है या प्रोविजन है, क्योंकि मुझे पता है अगर हमने एक्सपेंस बोल दिया तो सर प्रोविजन पूछेंगे, प्रोविजन जानबूझ के डाला है सर ने। हाँ चलो बताओ प्रोविजन क्यों है। वो तो प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट बनता है, पीएनएल में भी तो डेबिट करते हो डेप्रीशिएशन आप। चलो ठीक है, मान लिया, कारण बता दो बस। अकाउंट बनने से कारण नहीं, अकाउंट तो खर्चे का भी बनता है, हर एक का अकाउंट बना लेते हैं हम। हाँ वो आप कह रहे हो कि डेप्रीशिएशन इज प्रोविजन, बस मुझे बता दो ये क्यों है प्रोविजन, बता दो एक्सपेंस क्यों है। हाँ किसी एसेट पे लगता है वो तो सबको पता लग गया अभी। एक्सपेंस है तो क्यों, प्रोविजन है तो क्यों। और अगर नहीं होता तो डेप्रीशिएशन लगता है तो लगने से कोई चीज प्रोविजन नहीं हो जाएगी। हाँ चलो सुनो, अब मेरी बात सुनो, आप लोगों के आंसर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सुनो, डेप्रीशिएशन को हम पीएनएल में डेबिट करते हैं, तो हमें लगता है कि खर्चा है तभी तो पीएनएल में डेबिट कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में सारे खर्चे डेबिट किए जाते हैं, ठीक है। आप अगर कहते हो एक्सपेंस, तो जब डे 1 में आपको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी सिखाई जाती है तो एक्सपेंस की डेफिनेशन भी सिखाई जाती है। एक्सपेंस के बारे में आपको सिखाया जाता है एनीथिंग पेड इन कैश इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस। खर्चा क्या होता है, जिसके लिए आपको कोई चीज कैश में देनी पड़े वो खर्चा होता है। जैसे सैलरी कैश में देनी पड़ती है ना, रेंट कैश में देना पड़ता है, कमीशन कैश में देना पड़ता है, डिस्काउंट भी कैश में हो गया, पोस्टेज भी कैश में हो गया, कोई भी खर्चा नाम ले लो सारे कैश में तो जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट कैश में जाता है, फ्रेट कैश में जाता है। क्या डेप्रीशिएशन के लिए किसी को कैश देना पड़ता है, नहीं देना पड़ता है ना। इसीलिए डेप्रीशिएशन एक्सपेंस नहीं है,
डेप्रीशिएशन इज अ प्रोविजन। हाँ जी, क्या चीज ऑनलाइन कर दिया भाई? वो कैश ही होता है। आप बैंक से दो तो भी कैश है, हार्ड कैश दो तो भी कैश है। आप बैंक से पैसा दो, आरबीआई द्वारा इशू करेंसी को दो, वो कैश ही कहलाएगा मेरे भाई। चेक और बैंक दोनों ही, बैंक से पैसा दे रहे हो यानी कि चेकबुक से पैसा दे रहे हो, हार्ड कैश दे रहे हो, वो एक ही माना जाता है। कहां अलग अलग? बैलेंस शीट में क्या लिखते थे? कैश एंड बैंक लिखा जाता था। क्या लिखते थे बैलेंस शीट में? कैश एंड बैंक, मतलब दोनों एक ही ट्रीट किया जाता है। अब मैं प्रोविजन वाली बात बता रहा हूं, समझो प्रोविजन क्या होता है। जैसे देखो, आपने एक एसेट परचेज किया तो इसकी एक यूजफुल लाइफ होगी या नहीं? मान लो हमने गाड़ी खरीदी, कार, और हमारी गवर्नमेंट कहती है कि कार को 10 साल के लिए रजिस्टर करवाया जा सकता है, 10 साल के बाद हम दोबारा से डीजल गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे। दैट मीन्स 10 साल के बाद आप उस गाड़ी को लीगली तो नहीं चला सकते ना, पकड़े गए तो गाड़ी इंपाउंड हो जाएगी, बॉन्ड हो जाएगी आपकी गाड़ी, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल है 10 साल से ज्यादा डीजल गाड़ी नहीं चलानी है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, वैसे तो 15 है, कई कई स्टेट्स में 5 साल एक्सटेंड भी हो जाते होंगे, 10 लगा के चलते हैं ताकि समझ में आसानी से आता है। आपने बिजनेस में वो गाड़ी 10 साल के लिए खरीद ली, ठीक है जी। 10 साल के बाद वो गाड़ी स्क्रैप हो गई, और बिजनेस तो कंटिन्यू प्रोसेस है ना, बिजनेस तो लगातार चलेगा, 10 साल के बाद भी चलेगा, अगले 20 साल भी चल सकता है। तो क्या 10 साल के बाद मुझे गाड़ी की जरूरत नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? फिर मुझे नई गाड़ी लेनी पड़ेगी उस टाइम पर, ठीक है। अब दो तरीके के बिजनेसमैन होते हैं, वन इज एग्रेसिव और दूसरा कंजर्वेटिव। एग्रेसिव वाले को आप कह सकते हो जैसे उड़े दिल बेफिक्रे टाइप के, मतलब 10 साल बाद गाड़ी स्क्रैप होगी, अभी से क्यों चिंता करूं यार, 10 साल में तो बहुत टाइम होता है, इतने पैसे कमा लेंगे कि गाड़ी खरीदना कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी, 10 साल बाद नई गाड़ी खरीद लेंगे। तो उसके लिए तो ये कंसेप्ट है ही नहीं। कंजर्वेटिज्म वाला क्या कहेगा, यार 10 साल बाद मुझे फिर से पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो 10 साल बाद मैं क्यों उधार लूंगा, क्यों फाइनेंस कराऊंगा, आज से ही थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दूं, कहीं उसको इन्वेस्ट करना शुरू कर दूं, 10 साल बाद मेरे पास इतने पैसे फिर से जुड़ जाएंगे जितने की मेरे को नई गाड़ी खरीदनी है। तो वो क्या कर रहा है, ही इज मेकिंग प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, दैट मींस 10 साल बाद इतना पैसा फिर से इकट्ठा हो गया कि नई गाड़ी खरीद लेंगे। इसलिए डेप्रीशिएशन को क्या बोला जाता है, डेप्रीशिएशन रिजर्व फंड या प्रोविजन कहा जाता है। हमारी फैमिलीज तो बड़े सालों से ये करते चले आ रही हैं, उन्होंने ना इकोनॉमिक्स पढ़ी ना अकाउंट्स पढ़ी, सच में बोल रहा हूं, नहीं यकीन है पूछना अपनी फैमिली से। जब बच्चा पैदा होता है, पेरेंट्स को ना डे वन से उसके फ्यूचर की चिंता हो जाती है, कईयों की नहीं भी होती होगी पर बहुत सारों को तो हो जाती है, डे वन से होती है, डे वन से होती है। सुनो क्या करते हैं पेरेंट्स, आजकल तो सभी पढ़े लिखे हैं ना, तो प्लानिंग शुरू हो जाती है कि बच्चा हुआ है तो जी आज से 3 साल के बाद इसको बड़े स्कूल में डालना है। स्कूल में डालना कौन सा छोटी बात है, इतने खर्चे, 1 लाख रुपए एडमिशन फीस जाएगी, मंथली फीस जाएगी, तो वो ना पहले 3 साल के लिए प्लान कर लेंगे, 3 साल के लिए एसआईपी क्या कर लेते हैं, 3 साल के लिए एसआईपी कर ली, एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये तो सही है वाली ऐड आती है जो म्यूचुअल फंड है ना, 3 साल बाद वो मेच्योर हो जाएगा, और 3 साल में इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि एडमिशन के लिए पैसे आ गए, फीस के लिए पैसे आ गए, बुक्स के लिए पैसे आ गए, पहला स्टेज पार हो गया। अब 3 साल के बाद चिंता सताएगी कि जब मेरा बच्चा 10वीं पास करेगा तो उसको मेडिकल में एडमिशन लेनी है, नॉन मेडिकल में एडमिशन लेनी है, इतनी सारी फीसें लगने वाली है, वहां पर एमबीए में एडमिशन होएगा तो पैसा लगेगा, एमबीबीएस में सॉरी, या सीए एसीसीए करेगा तो वहां भी पैसा लगने वाला है। तो वो क्या करेगा, चौथे साल से एक और एसआईपी चला लेगा, अगले जब तक वो 10th क्लास में जाएगा, ठीक है जी, फिर से पैसा इकट्ठा कर लिया उसने, जब वो 10th पास करेगा फिर वो बाप इंजॉय करेगा एसआईपी के पैसे को, और क्या। फिर भी तो उसे ऑटो वगैरह तो निकलवा कर देना पड़ेगा, 3 व्हीलर तो निकलवा कर देना ही पड़ेगा उसको अगर फेल हो गया तो, ठीक है। अच्छा 10th के बाद एमबीबीएस वगैरह का खर्चा इकट्ठा कर लिया, फिर शादी की प्लानिंग, एक और एसआईपी, अगले जब मेरा बेटा 25-26 साल का होगा, बेटा या बेटी जो भी है, उसके लिए फिर से पैसे इकट्ठे करेंगे शादी के लिए, होता है कि नहीं। ये तो आज के पेरेंट्स कर रहे हैं, जिनके पेरेंट्स ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे पुराने टाइम में, जैसे हमारे पेरेंट्स थे,
उनको एसआईपी नहीं आती थी, बट दे स्टिल मैनेज, उन्होंने एलआईसी करवा लिया, बैंक में पैसे डाल दिए, गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया थोड़ा थोड़ा। बट हर बच्चे के लिए उन्होंने प्लानिंग करी कि बड़ा होगा तो इसकी पढ़ाई में खर्चा लगेगा, शादी के लिए पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे। तो वो अल्टीमेटली क्या कर रहे थे, देवर मेकिंग प्रोविजन फॉर मैरिज, प्रोविजन फॉर एजुकेशन, बाकी चीजों के लिए प्रोविजन। ऐसे ही बिजनेस में जब हम एसेट परचेज करते हैं तो एसेट की एक एस्टिमेटेड लाइफ होती है। उस एस्टिमेटेड लाइफ के बाद एसेट स्क्रैप हो जाएगा, तो हम पहले से ही पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देंगे, और वो जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं पीएनएल से निकालते हैं और कहीं ना कहीं पर इन्वेस्ट कर देते हैं। जो अमाउंट वो हमने इन्वेस्ट किया निकाला, दैट इज कॉल्ड डेप्रीशिएशन रिजर्व फंड। डेप्रीशिएशन रिजर्व फंड कैलकुलेट कैसे किया जाता है, हमें ये कैसे पता लगेगा कि कितना पैसा हर साल में रखूं, कितना पैसा पीएनएल से निकालकर हर साल रिजर्व फंड में डालूं कि इतना पैसा इकट्ठा हो जाए, जब मेरा एसेट स्क्रैप होगा नई मशीन के लिए पैसा आ जाएगा। तो उसके लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है। क्या फॉर्मूला यूज करते हैं हम, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपकी एसेट 1 लाख रुपए की है और मुझे पता है 10 साल बाद ये कबाड़ में भी 10,000 की चली जाएगी, स्क्रैप मुझे 10,000 पे मिल जाएगा और लाइफ 10 साल रख लू मैं इसकी, तो 1 लाख माइनस 10,000 डिवाइड बाय 10, यानी कि मुझे हर साल 9,000 रुपए इकट्ठे करने पड़ेंगे। 9,000 10 साल तक डालूंगा तो कितने हो गए, 90,000। 10,000 का मेरा स्क्रैप रियलाइज होगा, 1 लाख रुपए फिर से इकट्ठे हो गए, नई मशीन खरीद सकता हूं। अब 10 साल में प्राइस भी तो बढ़ेंगे मशीन के, तो 9,000 रुपए मैं अपने पास थोड़ी रखूंगा, मैंने तो बोला ना एसआईपी करेंगे, सही है। और वो 90,000 का हो सकता है 10 साल में 12% के अकॉर्डिंग, अगर आप क्यूमुलेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो 12 के आसपास आता है। म्यूचुअल फंड में एवरेज रिटर्न 12% है, 12 से 15 के बीच में रहता ही रहता है लॉन्ग रन में। तो वो 90,000 हमारा तकरीबन 1,80,000 या 2 लाख के ऊपर भी जा सकता है। तो एसेट के लिए तो पैसे की कमी नहीं पड़ेगी हमारे पास, समझ गए। ये है हमारा डेप्रीशिएशन रिजर्व फंड। चलो अब इसको लिखते हैं, लिखना कैसे है। आगे एक चीज आती है जिसे हम बोलते हैं कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस, डेप्रीशिएशन के साथ हम पढ़ रहे थे एक्सपेक्टेड ऑब्सिलेंसेस, इसको बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड ऑब्सिलेंसेस। कैपिटल लॉस इज डिफरेंट फ्रॉम डेप्रीशिएशन। कैपिटल लॉस वर्ड लिखा है ना, याद रखना, दिस इज नॉट डेप्रीशिएशन। ये ना तो डेप्रीशिएशन है ना ही डेप्रीशिएशन का पार्ट है। और कैपिटल लॉस इज ऑलवेज अनएक्सपेक्टेड, इसके बारे में आप कोई प्रोविजन नहीं बना सकते। लॉस का मतलब क्या हो गया, कंप्लीट एसेट स्क्रैप हो गई आपकी, कंप्लीट एसेट स्क्रैप। किसी ने गाड़ी खरीदी, ठीक है जी, गराज में खड़ी करी, गराज की छत उसी दिन गिर गई उसके ऊपर, या चोरी हो गई, आग लग गई, बाढ़ आ गई, बाढ़ में नई गाड़ी फ्लोट करके बह के चली गई। लास्ट ईयर डेराबस्सी में ऐसा हुआ था कितना, बारिश में, ठीक है जी। तो एक कैपिटल लॉस का मतलब क्या होता है, जब आपका पूरा ही एसेट कंप्लीटली लॉस हो जाए, खत्म हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल लॉस। इट इज नॉट डेप्रीशिएशन, इट इज नॉट पार्ट ऑफ डेप्रीशिएशन, इट इज अनएक्सपेक्टेड। अब ये किस वजह से हो सकता है, ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज। आपका एसेट जहां पर पड़ा था वहां बाढ़ आ गई, बाढ़ में एसेट बह के चली गई, अर्थक्वेक आ गया और आपकी एसेट धरती फट के अंदर चली गई। होता है ऐसा, मूवी में एक दिखाया तो था, ओ माई गॉड में, परेश रावल की दुकान में तो होता है, अर्थक्वेक आता है, धरती फटती है और उसका जो सामान होता है, बहुत सारी मशीनरी धरती के अंदर चली जाती है, फिर वो भगवान के ऊपर केस करता है ओएमजी मूवी में, ठीक है। तो नेचुरल क्लेमिटीज इज द वन रीजन जिसकी वजह से आपकी एसेट पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। आग लग जाना, चोरी हो जाना, ये सारी चीजें अनएक्सपेक्टेड है ना। देन वॉर एक कारण हो सकता है, वॉर की वजह से आपकी एसेट, ईरान का कोई मिसाइल मिसफायर हो गया, हमारी एसेट के ऊपर आकर गिर गया, किम जोंग वाली एसेट के ऊपर कहीं गिर गया, वो तो बेचारा बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है सारे खिलौने लेकर कि मुझे कोई मौका तो दो, है ना। सबसे शांत बंदा इस पूरी लड़ाई में वही था, देखो, जो सबसे अशांत था, जो हर पल लड़ाई करने की सोच रहा था। वो मीम नहीं बना उसके ऊपर कि एक बच्चा ऐसा है जिसके पास खिलौने तो सारे हैं पर साथ खेलने वाला कोई नहीं है, वही हालत थी बेचारे की।
तो वॉर की वजह से एसेट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं हमारे, ठीक है जी। वन रीजन इज ऑल्सो देयर रिसेशन। अगर आपकी इकोनॉमी में रिसेशन हिट कर जाता है तो रिसेशन की वजह से क्या होगा, लो डिमांड, लो प्रोडक्शन, लो आउटपुट, लोअर इनकम, अगेन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, डिमांड और कम हो जाएगी, तो आपकी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, उस एसेट की जरूरत ही नहीं रहेगी ना फिर। दिस इज कॉल्ड कैपिटल लॉस। क्लियर है पॉइंट, समझ गए? तो लिखते हैं इसको सीधा, डिफरेंस पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार मैं जस्ट वैसे रिकॉल करवा देता हूं, आपको बता देता हूं। मैं फिर से बता रहा हूं, जब भी डिफरेंस लिखने को आएगा आप ऐसे ही लिखोगे, बेसिस, फिर जिसके बीच में डिफरेंस लिखना है वो लिखना है। कहीं पर ऐसा मेंशन नहीं कि बेसिस लिखना जरूरी है, बट बेसिस से आपका प्रेजेंटेशन इंप्रूव होता है, इसलिए बेसिस ऑफ डिफरेंस लिखना जरूरी हो जाता है। अदरवाइज आप 2 लाइनों में भी लिख दोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप अगर अच्छा प्रेजेंट करना चाहते हो तो बेसिस बना दो, वो देखने में भी अच्छा लगता है, पढ़ने वाले को भी समझ में आ जाता है कि ये बताना क्या चाहता है। तो पहला डिफरेंस किस चीज का होता है, मीनिंग का। डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या हुआ, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। दूसरी तरफ कैपिटल लॉस की बात करें अगर, तो फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नेचुरल क्लेमिटीज, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सिलेंसेस, अनफोर्सीन इवेंट्स जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, हमें पता भी नहीं है। दूसरा आ गया नेचर, अगर हम डेप्रिसिएशन की बात करें तो इट इज एक्सपेक्टेड, आप पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आप इस रीजन से आपकी एसेट की वैल्यू कम होगी और उसके लिए उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग कर सकते हो। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कैपिटल लॉस की, तो इट इज अनएक्सपेक्टेड, आप इसके लिए कोई प्लान नहीं कर सकते हो, किसी तरीके से इसकी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हो। देन आता है कॉज, डेप्रिसिएशन के कारण क्या क्या हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड, यानी कि टेक्नोलॉजी, चेंज इन डिमांड, पॉलिसी। कैपिटल लॉस के कारण क्या क्या हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड, फ्लड, अर्थक्वेक, थेफ्ट, वॉर, इकोनॉमिक रिसेशन, दीज ऑल आर द कॉजेज ऑफ कैपिटल लॉस। देन आता है मैनेजमेंट। अगर मैं बात करूं डेप्रिसिएशन की, तो डेप्रिसिएशन को मैनेज करने के लिए हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाते हैं। हमारी एसेट अगर डेप्रिशिएट हो रही है तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। दूसरी तरफ कैपिटल लॉस के लिए कोई फंड नहीं होता है, इसके लिए क्या करते हैं, हम एसेट का इंश्योरेंस करवा लेते हैं, इंश्योरेंस से उस वैल्यू को क्या करवा लेते हैं हम, सिक्योर, कि कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी हमें क्लेम दे देगी और हमारा लॉस मिनिमाइज हो जाएगा। फिर बात करें प्रिडिक्टेबिलिटी की, कवर कर चुके हैं, डेप्रिसिएशन को आप प्रिडिक्ट कर सकते हो जबकि कैपिटल लॉस इज नॉट प्रिडिक्टेबल। लास्ट फॉर्मूला, इसका तो फॉर्मूला याद हो गया आपको, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, और कैपिटल लॉस का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है जी। तो ये आप घर से लिखेंगे, अभी नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्टॉक एंड फ्लो। डन। स्टॉक एंड फ्लो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम में या मैक्रो इकोनॉमिक्स में। सबसे पहले हम स्टॉक की बात करते हैं, बहुत छोटा सा ही डिफरेंस है दोनों के बीच में। स्टॉक क्या होता है, जब भी हम किसी वेरिएबल की कैलकुलेशन, किसी भी इकोनॉमिक वेरिएबल की कैलकुलेशन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर कर रहे हैं, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जब किसी चीज की वैल्यूएशन करते हैं तो उसको बोला जाता है स्टॉक। आपने फाइनल अकाउंट्स में क्लोजिंग स्टॉक देखा, क्लोजिंग स्टॉक कब निकाल दिया होता है हमें, 31 मार्च को, क्लोजिंग ऑफ द ईयर, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ओपनिंग स्टॉक बिगिनिंग में दिया होता है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, ठीक है। अभी आप कह रहे हो 5 बज रहे हैं, मैं कहता हूं जाओ स्टोर में, वाटर टैंक स्टोर है जो पानी का जो टैंकर रखा हुआ है पर उसमें वाटर चेक करके आओ कितना है, तो ये भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। मैं कहता हूं अभी अपने पॉकेट में चेक करो कितने रुपए पड़े हैं, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। अभी अपने अकाउंट में बैलेंस चेक करो कितना पड़ा है, दैट इज पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जब किसी इकोनॉमिक वेरिएबल को पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर किया जाता है तो वो क्या हो जाता है, हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट। दूसरी तरफ फ्लो कॉन्सेप्ट की बात करें अगर, तो इसको मेजर किया जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यह है पर्टिकुलर, और फ्लो क्या होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और खास बात, फ्लो के साथ हमेशा टाइम डायमेंशन लगा होगा। फ्लो के साथ क्या लगा होगा, टाइम डायमेंशन। टाइम डायमेंशन का मतलब क्या है, उसके साथ पर एनम लगा होगा, या फिर पर मंथ लगा होगा, या फिर पर ईयर लगा होगा, या फिर पर आवर लगा होगा। जिसके साथ भी पर लगे हुए दिख जाए वो समझ जाना फ्लो है, उड़ेगा ही उड़ेगा। पर वाले ही तो उड़ते हैं ना, जिसके पर लगे हैं वही फ्लो करेगा, जिसके साथ पर नहीं लगा है वो समझ लेना स्टॉक है। समझो, क्या क्लोजिंग स्टॉक के साथ आपने ऐसा बोला क्लोजिंग स्टॉक पर एनम, नहीं बोला ना।
सेल्स पर एनम बोलते हो कि नहीं बोलते हो? सेल्स इज पर एनम, वो फ्लो हो गया। रेंट पर मंथ, वो फ्लो कॉन्सेप्ट हो गया। सैलरी पर मंथ, फ्लो कॉन्सेप्ट। समझ रहे हो? चंडीगढ़ से दिल्ली का डिस्टेंस 250 किलोमीटर, पर एनम पर मंथ तो नहीं बोलते हम, सिर्फ 250, तो वो स्टॉक कंसेप्ट हो गया। उसी रोड के ऊपर हमारी कार जा रही है तो उसकी स्पीड कैसे बोलेंगे हम? 60 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर, पर लग गया, फिर से टाइम डायमेंशन आ गया, तो वो क्या हो गया? फ्लो कॉन्सेप्ट हो गया। बड़ा सिंपल सा तरीका है। फ्लो वेरिएबल याद रखना तो बहुत ही आसान हो गया, जिसके साथ टाइम डायमेंशन लगा हुआ है। टाइम डायमेंशन का मतलब पर एनम, पर मंथ, पर आवर, पर ईयर, पर मिनट, पर सेकेंड, ये सारी चीजें फ्लो वेरिएबल होंगी। समझो, मैंने कहा आपके अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा है, दैट इज पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो स्टॉक हो गया। मैं कहता हूं आपके खाते में जो पैसा पड़ा हुआ है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट कैसे बोलते हैं हम? 6% पर एनम, 4% पर एनम, तो वो क्या बन गया? मेरा फ्लो कॉन्सेप्ट बन गया। क्लियर है पॉइंट सभी को? पक्का? देखो एग्जांपल क्या दिए हुए, इंडिया की पॉपुलेशन सेंसस में कैलकुलेट करी जाएगी किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, हर 10 साल के बाद करी जाती है, तो वो स्टॉक कंसेप्ट हो गया। डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट ऑन 1 जनवरी को आपके खाते में कितना पैसा पड़ा है? स्टॉक कंसेप्ट, बिकॉज पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर कर रहे हो। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, बैलेंस शीट याद रखो, ये भी आपका स्टॉक कंसेप्ट है, बिकॉज बैलेंस शीट जब आप बनाते हो ना तो उसमें लिखते हो बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। एज एट 31 मार्च का मतलब क्या हो गया? सारी चीजें उसमें क्लोजिंग ली आपने पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। दूसरी तरफ जब आप P&L बनाते हो ना तो उसमें लिखते हो फॉर द ईयर एंडिंग। क्या लिखते हो उसमें? फॉर द ईयर एंडिंग। और बैलेंस शीट में क्या लिखते हो आप? एज एट। एज एट का मतलब हो गया पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर द ईयर एंडिंग का मतलब हो जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो जो चीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फ्लो, और जो चीज पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम स्टॉक। मनी सप्लाई इंडिया में स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। देन अगर फ्लो में देखें, मंथली वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, नेशनल इनकम, इन्वेस्टमेंट, ये सारे हमारे क्या हो गए? फ्लो कॉन्सेप्ट हो गए। तो फटाफट नोट कर लो जरा, आज इतना ही करेंगे पर इसको नोट कर लो।